मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए और एक पार्ट लेके नीट जेई मेंस की क्रैश कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे चैप्टर 2 यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, नीट एग्जाम बोलो या फिर जेई मेंस एम्स जो भी एग्जाम बोलो, इसके लिए ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे 2 या फिर 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और इजी क्वेश्चन ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। देख लो मेरे साथ ये क्रैश कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए हर एक जो फॉर्मूला होता है, मतलब जितना सारा फॉर्मूला चाहिए आप लोगों के लिए, सब फॉर्मूला में एक साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूं। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए। ठीक है, देखिए और एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर एक फॉर्मूला में, यहाँ का हर एक फॉर्मूला में यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। नंबर 2 है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, नॉर्मली आप लोगों को पता ही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फिर E इक्वल टू h न्यू, h इंटू सी बाय लैम्डा। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे वैल्यू भी लिख लिया आप लोगों के लिए। देखिए 6.63 भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे करेक्ट वाला लिख लिया, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर देखिए यहाँ पे E इक्वल टू NH न्यू। n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। फिर देखिए 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार। न्यू बार मतलब वेव नंबर। न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू RH। RH मतलब क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। RH का मतलब है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है क्या? 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। यह है इसका करेक्ट वैल्यू। ठीक है, फिर देखिए इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस लिए? ये फॉर्मूला है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए या फिर हाइड्रोजन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तब जो फ्रीक्वेंसी मतलब वेव नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है, RH इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 5 सीरीज है, लेमन सीरीज, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फोन्ड सीरीज, और उसके साथ और एक भी है हम्फ्री सीरीज। ये सीबीएसई में नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लिमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फोन्ड, हम्फ्री सीरीज। तो लिमन सीरीज में क्या होता है? लिमन सीरीज में n1 का वैल्यू होगा 1, n2 का वैल्यू स्टार्ट होगा 2, 3, 4, 5 करके डॉट 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 अप टू n वैल्यू। बामर के लिए n1 वैल्यू होगा 2, n2 स्टार्ट होगा 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। पैशन सीरीज के लिए यहाँ पे होगा 3, यहाँ से 4 से स्टार्ट होगा 4, 5, 6। ब्रैकेट के लिए यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा। ऐसे करके एक एक करके इंक्रीज होने वाला है। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से फर्स्ट सेल में जाम किया जाए तो लाइमन सीरीज या फिर लिमन सीरीज फर्स्ट सीरीज, फिर होगा सेकंड सेल में आएगा तो बामर सीरीज, फिर थर्ड सेल में आएगा तो कह सकते हैं पैशन सीरीज। ऐसे करके एक एक करके 5 या फिर 6 टोटल सीरीज है स्पेक्ट्रम का। ठीक है, और है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए न्यू इक्वल टू 1 बाय पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। फिर यहाँ पे h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। h न्यू इक्वल मतलब क्या है? E एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। फिर देखिए U1 बाय E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करके बहुत एमसीक्यू मतलब 2-3 साल में आया है, इसको रिलेटेड आप लोग चेक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के थ्रू एमसीक्यू पूछा गया। फिर देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकलना है? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। n2 और n1 क्या है? नंबर ऑफ फर्स्ट सेल। n1 मतलब पहला जो सेल होगा वो, n2 मतलब दूसरा सेल, नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट देखिए एनर्जी चेंज डेल ई मतलब एनर्जी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 होल इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय
n2 स्क्वायर। फिर देखिए ये जो डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 m, ये क्या है? ये एक्चुअली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। एक्चुअल फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं एक एक करके बोल रहा हूं यहाँ पे। फिर देखिए इसका जो और एक फॉर्म है, उस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए यहाँ पे डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 ठीक है। ये भी क्या है? पोजीशन, यहाँ पे मतलब टाइम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में क्या था? उसमें बोला गया था कि लैम्डा मतलब वेवलेंथ इक्वल टू जो कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंटम, ये दोनों मतलब एक दूसरे से डिवाइड करने से इसका वैल्यू आ जाता है। और पी, इससे आप लोग पी मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी या फिर लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू भी इसको यूज करके निकल सकते हैं। फिर देखिए En, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कैसे निकल सकते हो? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर जूल पर मोल। इसका और एक फॉर्म है, जब आप लोगों को ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा तब कैसे निकालेंगे? -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर ईवी पर एटॉम। फिर देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है? h बाई 2 इंटू l प्लस 1, रूट ओवर रूट के अंदर क्या है? L इंटू एल प्लस 1। एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी आप लोगों को पता ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। फिर देखिए Rn, Rn मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z आर्मस्ट्रॉन्ग। लास्ट में देखिए नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स मतलब नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब ये एक ऐसा रीजन होगा और होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसका इक्वल टू क्या है? n माइनस एल माइनस 1। और एक फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल। पी सबशेल का कितना टोटल ऑर्बिटल होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस 1। और यहाँ पे मैंने हर एक जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, हर एक के बारे में यहाँ पे लिख लिया। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं सब फॉर्मूला एक साथ लिख लिया आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ ये जो फॉर्मूला बहुत काम पे आएगा आप लोगों का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया? बोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सेंटर करके एक एक डिफरेंट पाथ में रोटेट करते हैं। ये जो डिफरेंट पाथ है इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है, मतलब इस ऑर्बिट का एनर्जी जो होगा, इस ऑर्बिट का एनर्जी उससे ज्यादा होगा। फिर मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इसका एनर्जी भी ज्यादा होता जाता है, और जितना न्यूक्लियस के करीब रहेगा उसका एनर्जी कम होगा, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और एक ही पर्टिकुलर शेल में जितना सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सपोज इस जो थर्ड शेल है इसमें जितना सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सबका जो एनर्जी है सेम होगा। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन, जब जितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है हर एक का एनर्जी सेम होगा। ये कोई भी एक शेल में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है? 2n स्क्वायर, के एल एम एन, इसको आप लोगों को पता ही है। 2n स्क्वायर फॉर्मूला से हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल ऑक्युपाई किया जाता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया। फिर देखिए, फिर बोर्ड्स ने बोला है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, जंप करने से क्या होता है? एनर्जी छोड़ते हैं। और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन, मतलब लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल, लोअर शेल से हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही हायर शेल में जाएगा, और हायर ऑर्बिटल और हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी छोड़ के ही आएगा, ठीक है। फिर बताया इसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में मैंने बताया। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या बोला? यहाँ पे बोला गया कि जो
एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, मतलब h बाई 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 1 2 3 जो भी शेल बताया गया वो भी शेल आप लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब यहाँ पे मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन आकर फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन आएगा आके मेटल सरफेस में आके फिर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो फोटोन मतलब लाइट पार्टिकल्स, तो लाइट पार्टिकल्स आकर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये एटलीस्ट वो फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। इसलिए फोटोन आके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं न्यू जीरो। तो मिनिमम एनर्जी भी चाहिए होगा, वो एनर्जी क्या है, एच न्यू जीरो, ई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, यहाँ पे देखिए एच न्यू मतलब माइनस एच न्यू जीरो, ई मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई माइनस ई जीरो, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जिसको हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस ई जीरो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इतना एनर्जी जरूरी है देने के लिए जो फोटोन के पास रहेगा। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी, फोटोन का जो एनर्जी, एक्चुअली फोटोन का जो एनर्जी है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बताने से पहले मैं यहाँ पे वेव के बारे में बताऊंगा। वेव क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे मैंने वेव के बारे में बता रहा हूँ। वेव मतलब दो वेव के डिस्टेंस जो होगा उसको क्या क्या कहते हैं, वेव लेंथ। ये जो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस पाथ में ये जो प्रोपागेट करेगा, इसमें कैसे प्रोपागेट करेगा, ये वेव के थ्रू प्रोपागेट करेगा। तो दो वेव के अंदर जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में जितना वेव पास होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासेस इन 1 सेकेंड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी भी उस फोटोन का ज्यादा होगा। तो प्लैंक्स के हिसाब से E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू एच न्यू। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और c बाय लैम्डा। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेव इज नोन एज, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। मतलब वेव नंबर न्यू बार से डिनोट किया जाता है। वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, अब चलते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल की तरफ। ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक पाथ है, एक रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते जिसमें है वो है एक पाथ, इसको कहते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है ये एक रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना सबसे ज्यादा होता है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल, पाथ, रीजन। ये एक्चुअली पाथ नहीं कह सकते, इसको रीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल 4 है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप कैसे ड्रॉ करेंगे मैं दिखा रहा हूं एक एक। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इसका शेप है स्फेरिकल। कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल डम्बल शेप, d ऑर्बिटल डबल डम्बल। p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन। सबशेल px, py, pz, एक एक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक एक में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सबशेल का नाम dxy, dyz, dxz,
dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², dxy dyz dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² और dzx और xz भी कह सकते हैं। तो दो दो करके एक एक शेल में रह सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे f के तरफ। f का कोई शेप अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है, और f में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया d में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम d में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 5 रूम में 10 इलेक्ट्रॉन इजीली एकोमोडेट हो जाएगा। और f के लिए कितना, f के लिए 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें। और कितना साबोर्बिटल रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 रूम में 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ऐसे करके एसपीडीएफ के बारे में आप लोगों को एक जिस्ट में मैंने बता दिया। डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन। देखिए मैं यहाँ पे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, h बाई एम वी। ठीक है, p मतलब मोमेंटम। ठीक है, फिर देखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो व्हाई इट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, when a particle which is rotating in a circular path, microscopic particle, suppose electron, so when a microscopic particle is rotating in a circular path, then we cannot exactly determine the position and momentum, मतलब उसका लोकेशन, पोजीशन कहां पे है और उसका जो मोमेंटम, दोनों एक साथ हम लोग निकल नहीं सकते हैं। क्यों, इसके ऊपर इसका भी एक रीजन है। देखिए p मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मतलब एवरी सेकेंड इसका क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एवरी सेकेंड इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। दैट मीन्स उस सेकेंड में आप पोजीशन जो होगा, नेक्स्ट सेकंड में पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन एट ए टाइम द मोमेंटम एंड उसका जो पोजीशन, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो पोजीशन एंड मोमेंटम वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, डेल एक्स इंटू एम डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो डेल एक्स इंटू डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m। ये ग्रेटर देन हटा के आप इक्वल टू लिख के भी ये इसका जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक, अब चलते हैं प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर की तरफ। क्वांटम नंबर, उसके पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा क्वांटम मतलब क्वांटा क्या है। क्वांटा मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटम को देखकर ये क्या होता है, क्वांटम से इसका रिप्रेजेंट होता है। तो क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर से आप लोगों को पता चलेगा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये कहां पे रहता है, जिसमें रहता है, इसका शेप कैसा है, एनर्जी कैसा है, उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा ये क्वांटम नंबर के थ्रू। तो क्वांटम नंबर कितना टाइप का होता है, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर एजीमुथल को l से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है, n l m s। ठीक है, ये 4 है क्वांटम नंबर्स। तो कैसे निकालना पड़ता है, देखिए n का वैल्यू अगर 4 होगा तो l का वैल्यू है 0 टू n माइनस 1, ये है फॉर्मूला। n का वैल्यू कोई भी हो, यहां पे मैंने 4 ले लिया, तो l का वैल्यू क्या होगा 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3। m का वैल्यू क्या है माइनस l टू प्लस l, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 +1,
2 के लिए -2 +2, 3 के लिए -3 +3। ओके, और s का वैल्यू क्या होगा, ±½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, ±½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू है m का, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे 7 वैल्यू आ रहा है एक एक m के लिए। मतलब इसके लिए हाफ होगा, प्लस हाफ होगा, तो इसके लिए होगा माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ तो इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ तो इसके लिए माइनस हाफ, ऐसे करके एक एक करके चेंज होगा। एक डायरेक्शन ऐसे होगा तो एक डायरेक्शन ऑपोजिट में होगा, ऐसे करके चेंज होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं नंबर ऑफ शेल। ये डिनोट करते हैं किसको, नंबर ऑफ शेल, जिसमें घूम रहा है उसका कितना नंबर शेल में है। नेक्स्ट एजीमुथल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल एजीमुथल से, और मैग्नेटिक से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, और उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा उसके बारे में भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। और स्पिन मतलब स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग मतलब किसमें स्पिनिंग होता है, ये पॉजिटिव स्पिनिंग प्लस ऑफ, नेगेटिव स्पिनिंग माइनस ऑफ, मतलब ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो प्लस ऑफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो माइनस ऑफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ओके, चलिए उसके बाद इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वांटम नंबर का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछा गया है। जेईई मेंस, नीट, एम्स, कोई भी एग्जाम के बारे में बोलिए, ये इससे क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। तो कैसे टाइप का क्वेश्चन रहता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे। सपोज ऐसे करके 4 सेट दे देगा आप लोगों को, और पूछा जाएगा कि कौन सा सेट गलत सेट है। ऐसे करके 4 सेट आप लोगों को दिया जाएगा। तो क्वेश्चन भी पूछा गया कि इसमें ये 4 जो सेट है, इससे गलत सेट कौन सा है, इसको निकालिए। तो कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये है n का वैल्यू, ये l, ये m, ये s का वैल्यू। तो मैंने क्या बताया, n का वैल्यू जो होगा उससे ही आप लोगों को l का वैल्यू निकालना है, फिर उससे ही आप लोगों को m का वैल्यू, और उससे भी आप लोगों को s का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0, ठीक, सही, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 है, फिर m का वैल्यू भी 0, ठीक है, फिर s का वैल्यू भी प्लस ऑफ, सही है। नंबर 2 देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और ये 1 होने से देखिए, अगर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, l का वैल्यू 1 होने से m का वैल्यू -1 0 +1, यानी 3 वैल्यू हो सकता है। तो ये 0, मतलब ये 3 वैल्यू के अंदर एक वैल्यू तो 0 है, तो सही है, और प्लस ऑफ सही है। फिर देखिए 4 0, सपोज l का वैल्यू, n का वैल्यू 4 ले लिया, फिर l का वैल्यू क्या है 0 ले लिया उन लोगों ने, फिर m का वैल्यू ले लिया 1, यही क्या है, यही गलत सेट है, और बाकी ऊपर का दोनों सेट क्या है, सही है। क्यों ये गलत सेट है, क्योंकि n का वैल्यू अगर 0 है, 4 है, तो l का वैल्यू 0 ले लिया आपने, तो m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू होगा 0 ही 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे l के ऊपर m का वैल्यू डिपेंड करता है। तो इसका वैल्यू -1 l टू प्लस l होने वाला था, तो यहाँ पे है ही 0, तो ये भी 0 ही होगा, और s का वैल्यू क्या होगा प्लस हाफ, बस। तो ये क्या है, ऐसा होना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या है 1 आ गया, तो ये क्या है, ये गलत सेट है। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर से। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप लोगों को एक्सपर्ट हो जाएंगे ये गलत सेट निकालने में, ठीक है। और लास्ट वाला ये भी देख लेते हैं, 4, अगर ये 4 है, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2, और m का वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करके +1 रहता ही है, और इसका वैल्यू हाफ होगा, तो ये भी एक करेक्ट सेट है। तो गलत सेट आ गया C, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में। पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर इक्वल। 4 क्वांटम नंबर का 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का जो सेट है ये कभी भी सिमिलर नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 लिया जाए तो l का वैल्यू क्या होगा 0, m का वैल्यू भी 0, s का वैल्यू हाफ होने वाला है। तो 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होने वाला।
फिर और एक वैल्यू ले लीजिए, n का वैल्यू अगर 2 लिया जाए तो l का वैल्यू 0 1, m का वैल्यू क्या है 0 -1 +1 और s का वैल्यू ±½ किसके लिए 3 वैल्यू है 3 के लिए +± +, ऐसे ही होने वाला। तो 4 क्वांटम नंबर का सेट कभी भी सिमिलर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं बताने वाला हूं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो SPDF मैंने बताया था उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो कॉन्सेप्ट, ये अफबाउ प्रिंसिपल से एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी अनुसार होगा। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या है देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल में बताया गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो इलेक्ट्रॉन बताया गया ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी अनुसार होता है। कैसे ये एनर्जी कैसे निकलते हैं, ये एनर्जी निकलते हैं ऐसे n+l रूल के हिसाब से। n+l रूल क्या है इसके पहले जानना चाहिए आप लोगों को, ये एक चार्ट में दे रहा हूं S P D और F का 0 1 2 3। देखिए S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। L का वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 है। तो n+l के रूल के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, देखिए अगर यहाँ पे 3D और 4s लिया जाए तो n+l, n का वैल्यू क्या है 3 है मेन एनर्जी शेल, और D के लिए L का वैल्यू कितना होगा 2, 3 + 2 मतलब यहाँ पे 5 निकल का आया, और 4s के लिए n का वैल्यू है 4 और s के लिए l का वैल्यू क्या है 0, 4 + 0 मतलब 4। जिसमें n+l रूल में क्या बताया गया, n+ रूल में बताया गया जिसमें एनर्जी मतलब किसमें एनर्जी कम होगा, जिसमें ही एनर्जी कम होता है इसमें ही इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। तो n+l रूल का n+l वैल्यू जिसमें कम होगा उसका ही एनर्जी कम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा, फिर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर होता जाएगा। अगर नंबर 2 बताया गया कि अगर n+l का वैल्यू दोनों के लिए सेम निकल के आया तब क्या होगा, तब जिसमें n का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले एंटर करेगा। देख लीजिए और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज 3D के साथ 4p, 3D के साथ 4p, तो इसमें 3D के लिए n+l का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 3 और d के लिए l का वैल्यू है 2, 3 + 2 5, और 4p के लिए n का वैल्यू है 4 और p के लिए l का वैल्यू क्या है 1, 4 + 1 ये भी 5, दोनों का वैल्यू सेम निकल के आया। तो यहाँ पे सेम है तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3D में एंटर करेगा। क्यों 3D में क्यों एंटर करेगा, क्योंकि 3 मतलब n का वैल्यू इसमें ही कम है 3 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंटर करेगा फिर 4p में एंटर करने वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे करके अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी अनुसार आप लोग ये सीरीज सीख सकते हैं, और ये सीरीज अप्लाई करके आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। हर्ट्ज रूल में क्या बताया गया देखिए, हर्ट्ज रूल एक्चुअली क्यों कहते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके एंटर करेगा, फिर ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है, और हाफ फिल्ड शेल होगा तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, और एक एक करके एनर्जी होने के बाद फिलअप होने के बाद फुलफिल होने से भी एनर्जी ज्यादा ही होता है, स्टेबल ज्यादा होता है। तो हाफ फिल्ड शेल्स आर मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर डी सब शेल में होगा तो इलेक्ट्रॉन सपोज डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन डी सब शेल। सो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करना है, ऐसे करके एंटर करेंगे या फिर ऐसे करके एंटर करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके एक ही स्पिन में एक एक करके एंटर करेगा, फिर
ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन एंटर करके फिर फिलअप होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ये है और ये क्या है, रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके फॉर्म फिलअप होकर फिर ऑपोजिट स्पिन में यहाँ पे एंटर होगा। तो डी में एक्चुअली हाफ फिल होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। सिर्फ डी में नहीं, कोई भी एक सेल में हाफ फिल होगा तो इसका ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हाफ फिल होगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसे करके एक 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 करके पहले फिलअप होगा तो ये इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसमें एग्जांपल क्रोमियम, क्रोमियम देखिए, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यहाँ पे ही चेंज होने वाला है, एक्सचेंज एनर्जी होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 4s2 से इलेक्ट्रॉन जाम करके 3d में शिफ्ट हो जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पे 4s से 3d में जाने के बाद क्या होता है, 4s1 3d5, मतलब s पे भी हाफ शेल हो गया, 3d में भी हाफ शेल हो गया। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये शेल क्या हो गया इसका, एक्स्ट्रा स्टेबल शेल। ये जो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया इसमें, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है। और एक भी है, और एक है कॉपर का 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे s से एक इलेक्ट्रॉन जाम करके 4s1 3d10 हो जाता है। तो 3d10 होने से फुल फिल हो गया, 4s1 होने से भी हाफ फिल, मतलब स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सेम टू सेम। तो इसको अप्लाई करके ऐसे करके आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और नोडल प्लेन के बारे में मैं बता रहा था। नोडल प्लेन क्या है, नोडल प्लेन एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना सबसे कम है। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था, वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, रेडियल नोड कैसे निकालना है, इसका भी बहुत फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग ये चेक कर लीजिए। और ये इसके ऊपर जितना सारा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स में आया था, जितना सारा क्वेश्चन आपके पास है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लीजिए, रेडियस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। बहुत इजी है ये चैप्टर, से 2 या 3 या फिर एक भी एमसीक्यू आ जाए, एक तो जरूर आने वाला है, 2-3 भी आ सकता है। तो जितना सारा एमसीक्यू आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा आंसर करने के लिए। ये जो तरीका मैंने बताया ये अप्लाई जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।